हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में देखा था। बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट हमें ये बताते हैं कि अकाउंटेंट को अकाउंटिंग करते वक्त किन किन नियमों सिद्धांतों को ध्यान में रखना है, किन किन नियमों सिद्धांतों को ध्यान में रखना है उसके बारे में। तो हमने पढ़े थे, स्टार्टिंग में स्टडी की थी, याद होगा आपको। हमने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, उस वक्त गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, फिर कॉस्ट कंसेप्ट, उसको हमने पढ़ा था ड्यूल आस्पेक्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड मैचिंग कंसेप्ट। उसी के कंटिन्यू सीरीज में आगे चलते हैं। हमारे पास आता है फुल डिस्क्लोजर्स कंसेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट की बात करते हैं आज। इस कंसेप्ट के अनुसार अकाउंटिंग में अकाउंट बिजनेस से रिलेटेड ऑल और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस, सारी जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, जो अकाउंटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस है, वो और रिलेवेंट इंफॉर्मेशंस रिप्रेजेंट होनी चाहिए, उसकी अकाउंटिंग होनी चाहिए। ये अकाउंटिंग कंसेप्ट हमें यह बताता है कि अकाउंट बिजनेस से रिलेटेड जितने भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जो इम्पोर्टेंट है, रिलेवेंट है, उनको अकाउंटिंग की जानी चाहिए। कोई भी ऐसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखी गई नहीं हो। सारी लिखनी है और पूरी कंप्लीट लिखनी है, सारी, जिससे इंटरेस्टेड यूज़र के डिसीजन पे कोई इफेक्ट ना आए। क्या बताता हमें अकाउंटिंग कंसेप्ट यह बताता है कि हमें पूरी तरह से अकाउंट बिजनेस से रिलेटेड जितने भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है पूरी तरह डिस्क्लोज करनी चाहिए। फुल डिस्क्लोजर यानी कि अकाउंटिंग इम्पोर्टेंट क्या है, मटेरियल, महत्वपूर्ण सूचनाएं और साथ में रिलेवेंट इंफॉर्मेशंस, वो क्या आनी चाहिए, अकाउंटिंग में लिखी जानी चाहिए, उनको इग्नोर नहीं की जानी चाहिए। तो बताइए कि फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट यानी कि लेखांकन की सारी सूचनाएं अकाउंटिंग में होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो कुछ भी इंफॉर्मेशन रह जाती है तो एक इंटरेस्टेड यूजर्स के डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं कोई इफेक्ट हो सकता है, डिसीजन प्रभावित हो सकता है। तो आगे बात करता हूँ, इसमें क्या लिखा हुआ है, बात करते हैं हम लोग। अकाउंटिंग जो हमारे पास है, फुल डिस्क्लोजर्स, द कंसेप्ट रिक्वायर्ड दैट्स all material and relevant fact including in the financial information with footnote यानी कि इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन है जो बैलेंस शीट के फुटनोट में दिखाई जाती है तो भी साथ में क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए। ये हमें बताता है। आगे बात करते हैं हम लोग इसी के जस्ट नेक्स्ट में। मेरा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट मीन्स क्या? कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का मीनिंग होता है स्थिरता मतलब अकाउंटिंग के अंदर हमें यह ध्यान रखना है कि एक बार जिन प्रिंसिपल, जिन रूल्स, जो गाइडलाइंस, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं, उनको हमने एक बार एडॉप्ट कर लिया, एक बार जो नियमों को हमने फॉलो कर लिया, एक बार जो नियम हमने अपना लिए, जो मेथड हमने अपना लिए, वो कंटिन्यू चलने चाहिए। यूँ नहीं कि एक साल
इन अलग नियमों का पालन करेंगे, एक साथ हम अलग नियमों का पालन करेंगे। हम अलग अलग नियमों का पालन नहीं करेंगे। एक बार जो नियम हमने फॉलो कर लिए वो नियम हमेशा हम कंटिन्यू करते रहेंगे। जो मेथड्स हमने अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन या कि जो अकाउंटिंग के नियम है जो हमने फॉलो कर रखे हैं वो लगातार कंटिन्यू चलते रहेंगे, यानी कि उन नियमों में क्या रहेगी, स्थिरता, एकरूपता, समानता रहेगी। इसका ऐसा कारण क्यों है, ऐसा क्यों बनाया गया कंसिस्टेंसी? तो सुनिए ध्यान से आप लोग। कंसिस्टेंसी इसलिए बनाया गया, हम एक अकाउंटिंग ईयर की कंपैरिजन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से कर सकें कि लास्ट ईयर हमारी सेल्स इतनी थी, इस साल हमारी सेल्स इतनी है, या लास्ट ईयर प्रॉफिट हमारा इतना था, इस साल हम एक ही कंपनी, एक ही फर्म में कंटिन्यू कंपैरिजन तभी कर पाएंगे जब हमने हर साल नियमों को क्या रखी हो, इक्विवेलेंट, समानता रखी हो, यूनिफॉर्म सिस्टम बेसिस पर हम चले हो। हम यूनिफॉर्म बेसिस पे चलेंगे ताकि हम इंटर फर्म कंपेरिजन्स, इंट्रा फर्म कंपेरिजन्स कर सकें। यानी कि ये प्रिंसिपल, ये कंसेप्ट हमें यह बताता है कि हमें हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। हमारे नियम एक जैसे होने चाहिए, हर साल हम अलग अलग नियमों को फॉलो नहीं। सपोज हमने एक बार WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो किया, तो अगले आने वाले साल में भी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ही फॉलो करेंगे। आगे आएगा चैप्टर में हमारे। इसके बाद बात करते हैं हमारे पास कंसिस्टेंसी कंसेप्ट की बात। अब बात करता हूँ मैं आपके लिए कंजर्वेशंस या प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस कंसेप्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये हमारे बिजनेस में प्ले सेफ खेलता है, सेफ प्ले करता है। सर सेफ प्ले क्या होता है? बिजनेस को पूरी तरह से चलाने के लिए सुरक्षित देता है। इस कंसेप्ट के अनुसार क्या माना जाता है कि ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस का उसी दिन अकाउंटिंग कर दी जानी चाहिए जिस दिन उनके होने की संभावना हो। यानी कि जितने भी बिजनेस के लॉसेस हैं, जितने भी बिजनेस की हानियां हैं, होने की संभावना है, तो उसका प्रोविजन पहले ही कर लो। ये कंसेप्ट क्या करता है? बिल्कुल प्ले सेफ, आप हमेशा सुरक्षित रहे। तो कंजर्वेशन यानी प्रूडेंस, प्रूडेंस का मतलब समझदार, समझदारी से। प्रूडेंस मतलब था समझदारी। ये समझदारी का मतलब क्या हमारे लिए? हमारे यहाँ पे समझदारी का जो मीनिंग है वो ये है कि हमें अपने बिजनेस को समझदारी से चलाना है, हमें अपने बिजनेस को प्ले सेफ खेलना है। इसलिए कहा गया इनकम का तब तक अकाउंटिंग में रिकॉर्ड मत करो, इनकम को तब तक अकाउंटिंग में रिकॉर्ड मत करो जब तक कि वो रियलाइज ना हो जाए, ये आपको कैश में रिसीव ना हो जाए, या तो रियलाइज ना हो जाए या केस में रिसीव नहीं हो, तब तक आपको क्या करना है, नोट नहीं करना है। बट इस कंसेप्ट के अनुसार क्या कहा गया, अकाउंटिंग में लॉसेस को उसी दिन रिकॉर्ड कर लो जिस दिन रिकॉर्ड होने की संभावना हो। इसीलिए इसमें हमें ये बताया गया इस कंसेप्ट में कि ऑल लॉसेस और एक्सपेंसेस को एज ए प्रोविजन बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। इसी कंसेप्ट के अनुसार हम PBD, जो पैसे डूबने वाले हैं, हम जिन ग्राहकों को हम उधार माल बेचते हैं उन्हें बोलते हैं डेटर्स, और डेटर्स से जब जब पैसा डूबने की संभावना हो तो हम प्रोविजन कर लेते हैं, प्रोविजन करते हैं। इसी कंसेप्ट के अनुसार ऐसे कई सारे हैं जो कंजर्वेशन यानी प्ले सेफ खेलना, प्ले सेफ खेलना, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये ट्रेडिशनल सोच पे चलने वाला है, पूरे समझदारी के साथ चलने वाला है कि हमें बिजनेस में सेफ कैसे रहना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। अब बात करेंगे हम लोग मटेरियलिटी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट हमें ये बताता है कि हमें मटेरियलिटी कंसेप्ट हमें यह बताता है कि बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशंस, जो इन्फॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो बिजनेस में होनी चाहिए। यहाँ तो था बिजनेस की ऑल ओवर इंफॉर्मेशंस और रिलेवेंट इंफॉर्मेशंस अकाउंटिंग में होनी चाहिए।
यहाँ बताता है कि जो पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनको अलग अलग हेड में अलग अलग तरह से शो की जानी चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो हमारे बिजनेस के इंटरेस्टेड यूजर्स हैं वो अच्छे से डिसीजन ले पाए और सारे बिजनेस की मटेरियल इंफॉर्मेशन हेड वाइज पर्टिकुलर नेम वाइज शो होनी चाहिए। बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस कंसेप्ट के अनुसार जो इंटरेस्टेड यूज़र है उनका डिसीजन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए। ये कंसेप्ट में क्या कहा गया है, इस कंसेप्ट में बताया गया है कि बिजनेस की सारी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हेड वाइज बैलेंस शीट फिनेंशियल अकाउंट्स स्टेटमेंट में शो होनी चाहिए, सारी इम्पोर्टेंट। हाँ, कोई माइनर न्यूज़ है तो उसे हम एक साथ जर्नल में मर्ज करके लिख सकते हैं, उसे हम मर्ज करके लिख सकते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट जो है कंसेप्ट वो इन्फॉर्मेशन जो है इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें क्या होनी चाहिए, एक प्रकार से अलग हेड में अलग अकाउंटिंग स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फुट नोट में अलग से शो होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यह अलग से शो होनी चाहिए। इस कंसेप्ट में हमें यह बताया गया है कि इसमें हमें ये बताया गया है कि इनकम के कोई भी सोर्स हो चाहे एक्सपेंसेस की कोई भी सोर्स हो, उन्हें पर्टिकुलर हेड वाइज इम्पोर्टेंट है तो उन्हें अलग से शो किया जाना चाहिए, उन्हें अलग से शो किया जाए, यानी कि जितने भी महत्वपूर्ण अकाउंटिंग की मद हैं उन्हें अच्छे से शो किया जाना चाहिए, उन्हें इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, उनके हेड मिक्स नहीं होने चाहिए, ये बताएगा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट के बारे में। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट में क्या होता है कि हम जो अकाउंटिंग करते हैं, जिस इंफॉर्मेशन को अकाउंटिंग में नोट करते हैं, जिस इंफॉर्मेशन को अकाउंटिंग में नोट करते हैं उनका एक हमारे पास एविडेंस होना चाहिए, उनके हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। लाइक एग्जांपल, मैंने परचेज के लिए एंट्री की अकाउंटिंग में, मैंने परचेज के लिए अकाउंटिंग में एंट्री की, इसकी बात करूँ परचेज में मैंने अकाउंटिंग की एंट्री की परचेज की तो परचेज बिल होना चाहिए, मैंने उसको चेक दिया तो पेमेंट रिसिप्ट होनी चाहिए, उसके अलावा मैंने उसको गुड्स परचेज किया तो चालान नंबर होने चाहिए, गुड्स रिसीवर के साइन होने चाहिए, गुड्स का ऑर्डर होना चाहिए। तो कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं परचेज को वेरीफाई करने के, वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ही हम लोग क्या करते हैं परचेज को प्रूव कर सकते हैं, उस क्या बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं प्रूव कर सकते हैं। जैसे हमने सेल्स किया तो सेल्स किया, गुड्स सेल्स किया, तो गुड्स सेल्स करने के लिए मेरे पास क्या एविडेंस होंगे, क्या सेल्स को मैं वेरीफाई कैसे करूँगा, मैंने लिख दिया अकाउंटिंग में मैंने 5 लाख रुपए का गुड्स सेल्स किया, 5 लाख रुपीज़ का गुड्स सेल्स किया, इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, इसको वेरीफाई कैसे करें, तो सेल्स बिल होगा, चेक आया होगा या बैंक में पेमेंट आया होगा, कैश आया होगा तो कैश रिसिप्ट होगी, या हमने जो गुड्स सेल्स किया तो ट्रांसपोर्ट की बिल्टी होगी, कोई न कोई डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होना चाहिए, जो एविडेंस होंगे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसी को हम क्या करते हैं वेरीफाई बेसिस पर सेल्स को वेरीफाई कर पाएंगे। तो अकाउंटिंग में एक्सपेंसेस हो, परचेज हो, सेल्स हो या किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजेक्शन हो, किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजेक्शन हो तो उसको तभी रिकॉर्ड किया जा सकता है जब उसके पास प्रॉपर एविडेंस हो। सर परचेज के लिए तो क्या परचेज रिटर्न के लिए तो परचेज रिटर्न के लिए और सेल्स रिटर्न के लिए तो इनके लिए हमारे पास क्या होता है डेबिट नोट क्रेडिट नोट, क्या होता है हमारे पास डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होता है। जब पार्टी को हम लोग गुड्स रिटर्न करते हैं या गुड्स हमारे पास लौट के आता है तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट के बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं। तो कुल मिला के बिजनेस में किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है तो उसके लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए एविडेंस होने चाहिए या उसके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ये हमें बताता कंसेप्ट कि बिना कोई एविडेंस बिना कोई डॉक्यूमेंट्स के हम कभी भी अकाउंटिंग में नहीं कर सकते हैं। अकाउंटिंग करना है तो आपके पास क्या हो सफिशिएंट एंड एडुकेटेड फेयर डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस अवेलेबल होंगे तभी हम उसकी अकाउंटिंग कर पाएंगे।
तो हमने पढ़ लिए कुल मिला के 8, लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे कंसेप्ट 9, 10, 11, 12, 13, यानी कि आपके आरबीसी बुक्स में 13 कंसेप्ट दिए गए हैं। कितने? 13 कंसेप्ट दिए हुए हैं। उस 13 कंसेप्ट को हमने पढ़ा। फर्स्ट क्या था सर आपके पास? फर्स्ट था बिजनेस एंटिटी, सेकंड क्या था? मनी मेजरमेंट, थर्ड क्या था? गोइंग कंसर्न, फोर्थ क्या था? कॉस्ट कंसेप्ट, फिफ्थ क्या था हमारे पास? तो हम लोग बात करेंगे, फिफ्थ कंसेप्ट था हमारे पास मैचिंग कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। इसी प्रकार से कंटिन्यू हम बात करें तो हमारे पास कई सारे कंसेप्ट थे। तो फिर हमारे पास आता है ड्यूल आस्पेक्ट, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेशन यानी प्रूडेंस कंसेप्ट बोलते हैं इसको, मटेरियलिटी कंसेप्ट और ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट है, ये हमारे पास है। कोई डाउट हो तो पूछिएगा व्हाट्सएप के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स।